हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। ऐसी बॉडीज़, ऐसी संस्थाएं जिसका हम आसान शब्दों में समझें तो वो ऐसी संस्थाएं हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पावर नहीं दी गई कॉन्स्टिट्यूशनली, पर ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आप इनको आसानी से आसान शब्दों में कहें तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं। ऐसी बॉडीज़ होती है गवर्नमेंट की जिनका कॉन्स्टिट्यूशन से पावर नहीं है, पर इनको बाद में एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह बनाया गया है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में हम समझते हैं कि नीति आयोग। नीति आयोग सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला, सबसे, आप समझ सकते हैं एक हिसाब से आज की तारीख में सबसे फ्रेश, सबसे नया, अगर कोई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो नीति आयोग है। इसको प्लानिंग कमीशन की जगह रिप्लेस किया गया है। अब आप ये समझिए कि प्लानिंग कमीशन जो है उसका एक हिंदी में अनुवाद किया गया, हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको नीति आयोग बनाया गया है। नहीं तो नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन ही था। ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को करी गई। ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है। यह, इसको बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन लेके आई थी। ठीक है, ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह बनी है, ना स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह बनी है। यह एक मेजर थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये थिंक टैंक का मतलब क्या है कि क्या प्लानिंग करनी है, कैसे कोऑपरेशन लाना है। आखिर सब राज्य एक दूसरे से कंपटीशन तो हमेशा कर नहीं सकते, कोऑपरेशन भी चाहिए, परस्पर कोऑपरेशन भी चाहिए, एक दूसरे के साथ हेल्पिंग नेचर भी होना चाहिए, तभी ओवरऑल देश की तरक्की हो पाएगी। तो प्राम एक हिसाब से मेन थिंक टैंक यही है, नीति आयोग ही है देश का। इसका जो प्रिंसिपल है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही है। मतलब आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसका आप सब शाब्दिक अर्थ भी नहीं निकाल सकते हैं। देना देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट्स, हर एक इंसान के पास अधिकार है। मैं आपको पहले भी इस बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन स्थापित करना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सन 1993 में 12 अक्टूबर को। और ये जो ह्यूमन राइट कमीशन स्थापित हुआ, ये ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत ही स्थापित हुआ, उसके अंतर्गत ही स्थापित हुआ। ह्यूमन राइट कमीशन जो है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यह एक स्वतंत्र स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करती है। ऐसी संस्था जो स्वतंत्र रूप से कार्य करके किसी इंसान के, चाहे वो आदमी, चाहे औरत, चाहे किसी भी जाति का, चाहे किसी भारत के किसी भी स्थान का हो, उसके ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बनेंगे, और उसके साथ साथ में 4 फुल टाइम मेंबर और 6 एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट इन सब की नियुक्ति करता है। इनके जो फंक्शंस एंड पावर्स हैं कि इनको क्या क्या कार्य करते हैं, एक तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन है, उसकी अवेयरनेस फैलाना, उसके बारे में एजुकेट करना, उसमें पॉलिसी क्या क्या बना सकती है गवर्नमेंट, इसको सलाह देना, और जुडिशियल पावर्स क्या क्या ले सकते हैं इन केस ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है तो। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत स्थापित हुआ, ताकि मेक श्योर किया जा सके कि ट्रांसपेरेंसी रहे और अकाउंटेबिलिटी रहे पब्लिक ऑफिसेस में, पारदर्शिता रहे। कोई ऐसा नहीं हो बिहाइंड द कर्टेन क्या ही चल रहा है जनता को मालूम ही नहीं है। यह जनता को पता होना चाहिए क्या चल रहा है और किसने किया है, कौन उसका जिम्मेदार है। ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के लिए ही लाया गया था। इसमें जो होते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, और उसके साथ साथ में मैक्सिमम 10 उसके साथ में कमिश्नर्स और हो सकते हैं, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया जाता है कमिटी के द्वारा, और प्रेसिडेंट ही उन्हें अपॉइंट करते हैं उसके बाद में। कमिटी कौन हो सकती है, वो एक क्वेश्चन है, वो मैं आपसे पूछता हूँ। चलो, आप इतना पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बताइए मुझे कि कौन सी कमिटी हो सकती है। आगे देखते हैं कि फंक्शंस एंड पावर्स क्या क्या होते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के। एक तो आरटीआई को इम्प्लीमेंट करना होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने किसी कॉलेज पे, आपने किसी संस्था पे, किसी और डिपार्टमेंट में आरटीआई फाइल की है, उसका जवाब ना आए। नियम कहता है कि विद इन 48 आवर्स, 2 दिन के अंतर्गत,
उसका जवाब आना चाहिए डिपार्टमेंट की तरफ से, चाहे वो कॉलेज डिपार्टमेंट हो, शिक्षा विभाग हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। आरटीआई के तहत उसका जवाब आना चाहिए। ये फंक्शंस है इसका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के। देन कंप्लेन को भी हैंडल करता है, एडवाइस भी देता है, एनफोर्समेंट पावर भी है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी जो स्थापना है 11 फरवरी 1964 को करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, सन संथानाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे। इसके बाद में स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है 2003 में इसको। देश में करप्शन की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या शुरू से रही है। तो उस केस में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए, कानून बनाने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ये कानून लेके आए, सेंट्रल विजिलेंस। इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है और उसके साथ साथ में दो उसके और कमिश्नर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड, सेम लाइक प्रीवियस वन, प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड होते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर भी होता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला पिछले काफ़ी समय से जो विभाग है वो सीबीआई ही है। सीबीआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मुझे नहीं लगता है कोई भी आदमी ऐसा होगा जो सीबीआई के बारे में नहीं जानता हो। सीबीआई की स्थापना 1963 में की गई थी, सेम संथानम कमेटी के द्वारा की रिकमेंडेशन के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो एक रेजोल्यूशन लेके आई थी 1963 में। उस समय इसकी स्थापना करी गई थी। इसका जो हेड है वो एक डायरेक्टर होता है, उसकी सपोर्ट करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर्स होते हैं, पर मेन इसका डायरेक्टर होता है। अपॉइंटमेंट का टेन्योर आप समझिए 2 साल का होता है। ठीक है। इसका अपॉइंटमेंट डायरेक्टर का जो होता है वो अनलाइक अदर्स कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, मतलब आप समझिए कि एक हिसाब से प्राइम मिनिस्टर का पूरा पूरा रोल होता है सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करने में। सीबीआई का जो कार्य है वो करप्शन केस को इन्वेस्टिगेट करना, ब्राइबरी केस को इन्वेस्टिगेट करना, और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अगर कर्मचारी है उसने अगर मिसकंडक्ट किया है, मिसबिहेव किया है, रिश्वत खाई है या कुछ उसका प्रैक्टिस सही नहीं है जॉब में, उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना ही सीबीआई का कार्य है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कमेंट में कीजिए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।